एक गरीब व्यक्ति था। उसकी रत्नावती नाम की एक लड़की थी। लगता मानो एक ही सांचे में ढली हो। उसके रूप से अंधेरा कमरा रोशन हो जाता। राज्य के अनेक व्यक्ति उससे विवाह करना चाहते थे। रूप जितना था, गुण उससे ज़्यादा। उसने घर के पिछवाड़े में 25 हाथ गहरा गड्ढा खुदवाकर शर्त रख दी कि जो भी उस गड्ढे को धन संपदा से भर देगा उससे ही विवाह करूंगी। ये बात सुनकर सभी बिदक गए। विवाह करेंगे तो क्या मांग कर खाएंगे? धन संपत्ति सब उसके द्वार पर उलट देंगे तो सिर्फ खूबसूरत औरत को लेकर क्या झक मारेंगे? उस गांव में एक सौदागर का लड़का था। उसका नाम था नवाब। वो अनाथ था। आगे अघा न पीछे पघा, बस उड़ता फिरता। रत्नावती का रूप देखकर वो पगला गया। घर में जो भी रुपया पैसा रत्न माणिक मुक्ता था सब लेकर रत्नावती के उस गड्ढे में डाल दिया। फिर भी वो गड्ढा नहीं भरा। जमीन जायदाद सब बेचकर उस गड्ढे को भर दिया और रत्नावती से शादी करके सुख से रहने लगा। सौदागर का लड़का नवाब था। घी खाकर दूध में हाथ धोता था। रत्न पलंग में मोटे गड्ढे पर नींद लेता था। सिर्फ रत्नावती के लिए सब त्याग करके झोपड़ी में रहा। जमीन पर सोया और रत्नावती का मुखड़ा देखकर सब दुख भुला दिया। रत्नावती खूब चालाक थी। वो तो सिर्फ मन को परख रही थी। पति का इतना दुख उससे देखा न गया। बाजार से बढ़िया कपड़े लाकर खूब सुंदर पोशाक बनाई और पति के हाथ में देकर 500 में बेचकर आने के लिए कहा। नवाब पोशाक लेकर पूरे राज्य में घूमा। जो भी इतनी सुंदर पोशाक देखता पूछता कितने की है, पर नवाब कोई जवाब न देकर आगे बढ़ जाता। इसी तरह करते वो राज दरबार में हाजिर हुआ। राजा ने इतनी सुंदर पोशाक देखकर उन्हें आएगी या नहीं ये परख लिया। फिर नवाब से पूछा, सच बता, इस पोशाक को कहाँ से लाया है? नवाब बोला, महाराज, मेरी पत्नी रत्नावती ने ये पोशाक सिलकर मुझे बेचने के लिए दी है। इसका दाम 500 रुपये दी है। रत्नावती की सुंदरता की चर्चा राजा के कानों में भी पहुंची थी। अब इस पोशाक को देखकर उनका मन बेकरार हो गया। तुरंत नवाब को बांधकर बंदी गृह में डाल दिया। मालिन को बुलाकर कहा, जा, रत्नावती को आज लाकर मुझे देगी तो तुझे इस राज्य में रहने दूंगा, नहीं तो एक गाल में चूना दूसरे में कालिख पोत कर राज्य से भगा दूंगा। मालिन ये बात सुनकर तुरंत वाहन लेकर रत्नावती के पास पहुंची। वहां पहुंचकर झूठे आंसू टपकाते हुए बोली, बेटी, तेरा पति आज दरबार में कपड़ा बेचने आया था। राजा का प्रधान हाथी आज 8 दिन हो गया पागल की तरह घूम रहा है। उसने तेरे पति को आज सूंड से उठाकर अपने पांव से रौंद डाला। ओहो, खून की नदी बह रही है। व्याकुल होकर तुझे याद कर रहा है। तुझे साथ ले जाने के लिए राजा ने वाहन भेजा है। नवाब की बात सुनकर रत्ना के दिमाग ने काम नहीं किया। रोते रोते वो मालिन के साथ जाकर वाहन में बैठ गई। मालिन ने राजमहल के द्वार पर वाहन रोका। राजा तो राह ताक रहे थे। जैसे ही रत्ना मिली उसे ले जाकर एक सुनसान घर के भीतर रखकर बाहर से ताला बंद कर दिया। अब रत्ना को सारी बातें समझ में आ गई। वो अनजाने भय से घिर गई। अपनी बेवकूफ़ी के चलते तो घर से यूं चली आई, अब क्या उपाय है? उधर राजा ने नवाब को जान से न मारकर 500 रुपये देकर विदा कर दिया। नवाब घर पहुंचकर देखा कि रत्नावती नहीं है। रत्नावती मुझे छोड़कर कहाँ चली गई कहकर खूब रोया। इधर उधर बहुत ढूंढा पर कहीं भी उसे न पाकर आखिर में पागल हो गया। अब राजा ने रत्नावती से विवाह करना चाहा। रत्नावती ने देखा कि कोई उपाय नहीं बचा है। अगर राजी नहीं होगी तो क्या राजा उसे छोड़ देंगे? पर मन में उपाय सोचकर बोली, अगर राजा इस दासी को अपने श्री चरण में जगह देंगे तो इससे बढ़कर भाग्य भला और क्या होगा मेरा। झोपड़ी छोड़कर इतने बड़े राजमहल में रहूंगी। राज्य के राजा को अपने पति के रूप में पाऊंगी। उस भिखमंगे से मेरा क्या वास्ता? पर मेरा एक व्रत है, 4 महीने तक किसी मर्द की छाया मेरे शरीर पर नहीं पड़ेगी। हर दिन सुबह दीन दुखियों को कुछ दान खैरात करूंगी। ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी। अखंड दीप जलाकर शिवजी को पूजूंगी। इसलिए मुझे कुछ धन दीजिए और एक अलग मकान मेरे लिए बनवा दीजिए। आज से जिस दिन 4 महीने पूरे होंगे उस दिन मैं आपकी रानी बनूंगी। राजा उसकी भोली बातों में आ गए। उन्हें क्या पता था कि इन बातों में कोई पेंच था। गांव के बुहाने पर एक महल बनवा दिया। दासी नौकरानी धन रत्न सब रखवा दिए। रत्नावती वहीं रहने लगी। पहरेदार लगवा दिए। उधर रत्नावती रास्ता ढूंढने लगी। एक दासी को अपनी तरफ करके उसके हाथ नवाब को खबर भिजवाई कि कल आधी रात को तो माना दोनों राज्य छोड़कर चले जाएंगे। पहरेदार को ये बात पता चल गई। ठीक समय पर आकर उसी जगह वो छुपकर खड़ा हो गया। 2 घोड़े तैयार खड़े थे। एक पर रत्नावती चढ़ी और नवाब को दूसरे पर बैठने का इशारा करके उसने घोड़े की लगाम को ढीला छोड़ दिया। नवाब घोड़े पर चढ़ने जा रहा था कि पहरेदार उसे ढकेलकर खुद घोड़े पर बैठकर घोड़े को चाबुक मारा। रत्नावती तो आगे बढ़ गई थी इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला। पौ फटने तक वे उस राज्य से दूर एक दूसरे राज्य में पहुंच चुके थे। अब उसने लंबी सांस लेकर पीछे मुड़कर देखा तो उसका गला सूख गया। नवाब वहां नहीं था। पहरेदार उसका पीछा कर रहा है। आसमान से गिरे खजूर पर अटके। अब क्या करे? ठीक
ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आगे का देखना होगा। ऐसा सोचकर पहरेदार से बोली, इस विदेश में मैं एक अकेली स्त्री भला क्या कर सकती हूँ, चलो हम दोनों कहीं घर बनाकर साथ रहेंगे। इसी तरह बातें करते दोनों आगे बढ़ते रहे। सुनसान मैदान था, कहीं कोई घर नजर नहीं आ रहा था। रत्नावती बोली, भूख प्यास से मेरा बुरा हाल है, गांव घर का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। तुम इस ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो, शायद कोई गांव दिख जाए। पहरेदार घोड़े से उतरकर बड़ी मुश्किल से पेड़ पर चढ़ा। रत्ना ने देखा कि वो लंगड़ा है, तब झट म्यान में से तलवार निकालकर उसके घोड़े पर वार किया और खुद अपना घोड़ा दौड़ाकर वहां से चंपत हो गई। पहरेदार पेड़ पर चढ़कर उसे देखता रह गया। उस राज्य की राजकुमार और मंत्री का लड़का दोनों दोस्त थे। दोनों में इतना मेल था कि दोनों के बीच से हवा भी नहीं गुजर पाती थी। दोनों साथ शिकार करने जा रहे थे। उसी समय देखा कि एक दिव्य सुंदरी घोड़े पर बैठकर सरपट भागी जा रही है। दोनों उसके पीछे घोड़ा दौड़ाने लगे। मंत्री का लड़का आगे बढ़कर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसके रूप को देखकर दोनों विभोर। राजकुमार बोला, मित्र, ये सुंदरी सिर्फ मेरे लिए है। मंत्री का लड़का बोला, कैसे? मैंने उसे पहले पकड़ा है, इसलिए ये मेरी है। तब दोनों में लड़ाई होने लगी। दोनों का झगड़ा देखकर रत्नावती बोली, सुनो, मैं जम्बू देश की राजकन्या हूँ। मेरे लायक कोई वर न मिलने के कारण अपना मनपसंद वर खुद ढूंढने निकली हूँ। किस्मत से तुम दोनों से भेंट हो गई। तुम दोनों तो सुंदरता में एक से बढ़कर एक हो। अब मैं किसे वरण करूँ? फिर भी जो बुद्धि और बल से श्रेष्ठ होगा, मैं उसे वरमाला पहनाऊंगी। मैं अपना ये रत्न अंगूठी इस कुएं में डाल रही हूँ। जो उसे पहले लाकर मुझे देगा, मैं उससे शादी करूंगी। इतना कहकर उसने अंगूठी निकालकर कुएं में डाल दी। राजकुमार और मंत्री का बेटा दोनों अपनी पगड़ी पोशाक निकालकर कुएं में कूद गए। उधर चालाक रत्ना ने क्या किया कि दोनों के घोड़ों का कत्ल कर दिया। मंत्री की पोशाक में आग लगा दी और राजकुमार की पोशाक खुद पहनकर अपने घोड़े पर चढ़कर वहां से उड़न छू हो गई। मंत्री का लड़का और राजकुमार भीगे बदन ऊपर आए तो देखा रत्ना नहीं है, पोशाक नहीं है, दोनों घोड़े मरे पड़े हैं। शर्म से दोनों एक दूसरे से नजर नहीं मिला सके, सिर झुकाकर चुपचाप रहे। चलते चलते रत्नावती एक अन्य राज्य में पहुंची। भूख से उसका पेट जल रहा था, प्यास से गला सूख नहीं रहा था। गांव के मुहाने पर स्थित कुएं से पानी पीकर एक बरगद के पेड़ के नीचे घोड़े को बांधकर खुद बैठकर सुस्ताने लगी। मन ही मन बैठकर सोचने लगी, बुद्धि के जोर से जाने कितनी आपदाओं से बच गई। अब ईश्वर जाने किस्मत में और क्या लिखा है। रत्नावती जिस राज्य में पहुंची थी, वहां के राजा की मौत हो चुकी थी। राजा की कोई संतान नहीं थी। अब राजगद्दी पर कौन बैठेगा? हाथी सोने का कलश लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य में घूम रहा था। जिसकी सिर पर सोने के कलश का पानी हाथी उड़ेलेगा, पूरे राज्य की प्रजा उसे अपना राजा मानेगी। इस तरह पूरी रात बीत चली। हाथी के पीछे लोग चलते रहे। उसी समय हाथी ने जाकर रत्नावती के सिर पर कलश का पानी उड़ेल दिया। लोग जय जयकार करते हुए रत्नावती को राजा बनाकर राजमहल ले गए। अंदर की बात किसी को पता नहीं थी। रत्नावती राजा बनकर प्रजा को पाल रही थी। उधर जिस राजा ने रत्नावती का अपहरण करवाया था, वो उसे याद करते करते पागल समान हो गया। प्रजा ने उस राजा को हटाकर नया राजा चुन लिया। राजगद्दी छिन जाने के बाद वो राजा रत्नावती को ढूंढने निकला। उधर नवाब रत्ना को न पाकर ढूंढता फिर रहा था। दोनों अब साथ मिलकर रत्ना को ढूंढने निकले। रास्ते में चलते चलते उनकी लंगड़े से भेंट हुई। उससे सारा हाल सुना। लंगड़ा बोला, भाई मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ मिलकर उसे ढूंढूंगा। इस तरह तीनों ने कुछ दूर चलने के बाद राजकुमार और मंत्री के लड़के को देखा। दोनों पागलों की तरह रत्ना को ढूंढ रहे थे। इन तीनों से सारी बातें सुनने के बाद वे बोले, चलो हम दोनों भी साथ चलेंगे। इसी तरह पांचों साथ मिलकर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते जिस राज्य में रत्नावती राजा बनकर शासन कर रही थी, उस राज्य में पहुंचे। रत्ना ने संतरी लगा रखा था और आदेश दिया था कि जहां से भी कोई विदेशी आए उसे पकड़कर राजमहल ले आना। संतरी इन पांचों को पकड़कर ले आया। रत्ना ने आड़ में रहकर उन पांचों को पहचाना। अपनी एक मूर्ति बनवाकर महल के द्वार पर रखवाई थी रत्ना ने। संतरी को कहकर उन सबको उसी मूर्ति के पास भेज दिया। उधर खुद होशियारी से उन सबकी बात सुनने लगी कि कौन क्या कह रहा है। वे पांचों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये मूर्ति यहाँ कैसे आई? संतरी से पूछा तो उसने कहा, ये हमारे नए राजा की मूर्ति है। उसकी बात सुनकर सब जान गए थे कि रत्ना यहाँ राज कर रही है। राजा बोले, तू इतनी चालाक निकली, पहरेदारों की आंख में धूल झोंक कर तू भाग गई। तेरे कारण से मेरा मान महल सब गया। आखिर में अपना राज्य छोड़कर मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ राजा बनकर मौज कर रही है। तुझे अभी सामने पाता तो टुकड़ों में काटकर तेरे खून से माथे पर टीका लगाता, तब जाकर मेरे मन को ठंडक मिलती।
लंगड़ा बोला, मुझे पेड़ पर चढ़ाकर तू भाग गई, तुझे सामने पाता तो एक लात में तेरी खोपड़ी उड़ा देता। राजकुमार और मंत्री का लड़का बोले, दोनों मित्रों के बीच झगड़ा लगाकर हमें अपने जाल में फंसाकर तू भाग गई। घोड़ा नहीं, पोशाक नहीं, किस मुंह से हम राज्य वापस लौटते। राजा का लड़का मंत्री का लड़का होकर भी योगी की तरह मारे मारे फिर रहे हैं। सामने जो पाते तो तुझे भी वैसे ही नंगा करके नाक कान काट कर एक गाल में चूना दूसरे में कालिख पोत कर राज्य भर में घुमाते। नवाब की आंख से बस आंसू बहने लगा। वो रोते हुए बोला, आहा, तेरे जैसी पत्नी क्या मुझे और मिलेगी? इस राज्य में मेरा और तेरा मिलन होगा नहीं, तेरे लिए मैं गंगा में डूब जाऊंगा। इतना कहकर उसने मूर्ति को थोड़ा सा सहला दिया और मन मारकर वहीं बैठ गया। रत्ना ने संतरियों से कहा, जाने किस देश से ये चोर या तस्कर आए हैं, राज्य में उत्पात मचाएंगे, उन्हें बांध कर ले आओ। पांचों को बांध कर लाया गया। राजा की तरफ इशारा करके रत्ना बोली, इसे धीरे धीरे टुकड़ों में काटकर इसका खून ले आओ, मैं टीका लगाऊंगी। लंगड़े को दिखाकर बोली, इसका सिर मेरे सामने ही लात मारकर भुर्ता बना दो। राजकुमार और मंत्री के लड़के की तरफ इशारा करके बोली, दोनों के एक एक गाल की दाढ़ी बनाकर नाक कान काटकर एक गाल में चूना और दूसरे में कालिख पोतकर राज्य से बाहर निकाल दो। जिसने जैसा कहा था उसका फल उसे वैसे ही मिल गया। नवाब को राजमहल के अंदर ले जाया गया, सुगंधित तेल लगाकर उसे नहलाया गया, पीताम्बरी पहनाया गया और चंदन फूल से उसे सजाकर तैयार कराया गया। फिर राजमहल की इष्ट देवी के मंदिर में उसे ले जाया गया। वहां जाकर देवी को प्रणाम क्या करता, सिर से पैर तक वो कांप उठा। अब उसका समय पूरा हुआ, उसे यहीं बलि दे दी जाएगी। मौत के समय लोग देवी देवता को याद करते हैं, पर नवाब बस रत्ना का नाम जपने लगा। तेरा चेहरा मैं देख नहीं पाया, मुझे क्यों छोड़कर चली गई? उसी समय रत्ना आकर उसके पैरों पर गिर गई। दिव्य वेशभूषा में थी रत्ना। सोना, चांदी, हीरा, नीलम जैसे 8 रत्नों के अलंकार से उसका तन झिलमिला रहा था। नवाब को आगोश में लेकर बोली, ओहो, मेरे लिए जाने कितने दुख तुमने सहे। इतना कहकर अपने सिर से मुकुट निकालकर पति के सिर पर पहना दिया। उस दिन से नवाब उस देश का राजा होकर प्रजा को पालने लगा। दोनों सुख से राज करने लगे।